हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, उसके बाद आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट समझ आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पतली आवाज वाले उस आदमी ने अपने बॉस को ऐसे घूरा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। आज के जमाने में इंटरनेट इन्फ्लुएंसर होने से ज्यादा फायदेमंद और क्या हो सकता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसका असर भी बहुत जबरदस्त होता है। एक बड़ा ब्लॉगर अपने फैंस को आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और वे फॉलोअर्स तुरंत एक हथियार बन जाते हैं। आज हमें बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर हम तुम्हारे कजिन को इसमें शामिल कर लें तो हम उन लोगों को पक्का सबक सिखा सकते हैं। वे फिल्म मेकर हैं, उनकी इज्जत और पब्लिक इमेज ही उनकी जान है। हमें बस उन पर थोड़ा कीचड़ उछालना है और मैं गारंटी देता हूँ कि वे अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मारते रह जाएंगे। ये सुनकर झांग वेनकाई की आंखें चमक उठी। उसने उस आदमी के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जाओ मेरे कजिन को ढूंढो अभी। भले ही हम उन्हें सीधे सीधे हरा ना पाए, लेकिन कम से कम उनकी जिंदगी तो जहन्नुम बना ही सकते हैं। झांग वेनकाई का कजिन झांग जिंगचेंग एक फूड ब्लॉगर था जो उन रेस्टोरेंट से कमीशन लेकर अपना गुजारा करता था जिनके बारे में वह रिव्यू लिखता था। जब उसे पता चला कि उसका कजिन चाहता है कि वह एक फिल्म क्रू को फंसाने के लिए फिर से कोई गंदी चाल चले तो वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। आखिरकार उसने अपने करियर की शुरुआत भी तो ठीक इसी तरह की थी। जब उसे पता चला कि उसके निशाने पर सिर्फ एक छोटा सा अनजान फिल्म क्रू है तो झांग जिंगचेंग ने अपनी छाती फुलाई और वादा किया, ये काम मुझ पर छोड़ दो। उसने बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, क्या है बस कोई छोटा सा अनजान क्रू। उन्हें ऐसा क्यों लगा है कि वे मुझसे पंगा ले सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उनसे एक शानदार दावत दिलवाऊंगा और वे तुमसे खुद आकर माफी मांगेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं यह पक्का कर दूंगा कि उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाए। ठीक अगले ही दिन झांग जिंगचेंग रोमांटिक बार के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन उसे पता चला कि हम वहां शूटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि हम पास की ही एक स्नैक स्ट्रीट पर कुछ स्ट्रीट सीन शूट कर रहे थे। हमें ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस पूरे जिले में हम ही एकमात्र ऐसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थे जो इतनी साहसी या शायद सन की थी कि उसने एक हलचल भरी स्नैक स्ट्रीट के ठीक बीचों बीच अपना दफ्तर खोल लिया। शूटिंग की जगह लगभग खाली हो चुकी थी, बस हमारा एक क्रू मेंबर झांग जिंगचेंग वहीं बचा था। हमें शूट करते देख उसे एक मौका नजर आया। हम असल में क्या शूट कर रहे थे इस बात की परवाह किए बिना उसने सोच लिया कि वह हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही लेगा या फिर कोई कमी गढ़ लेगा। अपनी एडिटिंग स्किल्स के दम पर उसे पूरा यकीन था कि वह इस पूरी बात को तिल का ताड़ बना देगा। यही सोचकर उसने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया। हम असल में एक दुकान के अंदर लड़ाई का सीन शूट कर रहे थे और एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि दुकान के मालिक का कांपना भी बिल्कुल असली लग रहा था। झांग जिंगचेंग को यह एहसास नहीं हुआ कि क्लासिक गैंगस्टर फिल्मों जैसे यंग एंड डेंजरस से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की वजह से उसने तुरंत ही एक मनगढ़ंत नतीजा निकाल लिया था। उसे लगा कि हम दुकान के मालिक पर दबाव डालकर उसे अपने शूट में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसने जल्दी से इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हम आगे की तरफ पूरी जोश के साथ शूटिंग करते रहे और हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से वह नीच आदमी चुपके से हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आखिर हमारा बजट सीमित था और स्नैक स्ट्रीट के दुकानदारों को भी अपना काम धंधा चलाना था, इसलिए हम पूरी सड़क को बंद नहीं करवा सकते थे। और इसी बात ने झांग जिंगचेंग को अपनी चाल चलने का एकदम सही मौका दे दिया। सीन जल्दी ही खत्म हो गया और हम अगले शॉट की तैयारी के लिए अपना सामान समेटने लगे। लेकिन झांग जिंगचेंग तब तक वहां से रफू चक्कर हो चुका था और अपने साथ वह फुटेज भी ले गया था। उसने अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला और उस फुटेज में कुछ कलात्मक रंग रूप देने के लिए तैयार हो गया, या सीधे शब्दों में कहें तो हमें फंसाने के लिए। इस तरह के कामों में वह माहिर था। 1 घंटे से भी कम समय में उसका तैयार वीडियो सामने आ गया। उसे देखकर वह पूरी तरह से संतुष्ट था। वीडियो में हम एक स्थानीय दुकानदार को धमकाते हुए गुंडों की तरह नजर आ रहे थे। हमारा रवैया बेहद घमंडी और दबंग लग रहा था, जिससे हम पूरी तरह से बुरे लोग दिखाई दे रहे थे। उसने जानबूझकर हमारे फिल्म क्रू का लोगो भी शॉर्ट्स में कैद किया था ताकि कोई भी समझदार इंटरनेट यूजर हमें देखते ही पहचान जाए। उसने मन ही मन अपनी अगली चाल सोची। अगर फिल्म क्रू उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है तो वह इस मौके का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ लेगा। जैसे ही उसे पैसे मिल जाते वह वीडियो डिलीट कर देता, इंटरनेट यूजर से बस नाम मात्र की माफी मांग लेता और इस मामले को वहीं खत्म मान लेता। उसकी नजर में इंटरनेट की कोई याददाश्त नहीं होती। इसके बाद उसने वह वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दिया। उसे हैरानी हुई कि वीडियो रिलीज होने के 5 घंटे से भी कम समय में उसके व्यूज की संख्या 1 मिलियन के पार पहुंच गई, जिससे ऑनलाइन दुनिया में जबरदस्त हंगामा मच गया। आज के जमाने में लोग सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। चिंता की जरा सी भी लहर को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। दिन दहाड़े एक दुकानदार को धमकाने के हमारे ढिठाई भरे काम ने ऑनलाइन समुदाय को पूरी तरह से भड़का दिया। अनगिनत नेटिजन्स जिन्हें यकीन था कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वीडियो पर कमेंट करने, लाइक करने और शेयर
करने के लिए उमड़ पड़े। कई लोगों ने तो हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट डिटेल्स भी बड़ी बारीकी से ढूंढ निकाली और उन्हें सबके सामने ला दिया। हम पूरी तरह से झांग झिंचेंग के जाल में फंस चुके थे। रातों रात मेरी कंपनी अचानक सुर्खियों में आ गई। भले ही उसकी बदनामी हो रही थी, हर 100 लोगों में से 98 लोग हम पर गालियों की बौछार कर रहे थे। नेटिजन्स का सिर्फ एक छोटा सा तबका ही ऐसा था जिसे शक था कि कहानी में कुछ और भी हो सकता है, और उन्होंने फिलहाल कोई राय न बनाने का फैसला किया। कुछ लोग तो यहाँ तक कह गए कि हम मनोरंजन जगत के काले दिल वाले पूंजीपति और बदनीयत आखते हैं, और उन्होंने मांग की कि मेरी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस बीच झांग जिनचेंग अपने घर में दुबका बैठा था और अपनी सफलता पर इतरा रहा था। जो घटनाएं घट रही थीं, वे उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस से भी कहीं ज्यादा थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक यूं ही एडिट किया गया वीडियो इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, या इस प्रक्रिया में उसे हजारों नए फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ये सचमुच एक तीर से दो शिकार करने जैसा मामला था। उसे पूरी उम्मीद थी कि फिल्म क्रू अगले ही दिन उसके पास गिड़गिड़ाते हुए आएगा, विनम्र और माफी मांगते हुए वीडियो फुटेज के मामले में समझौता करने के लिए। लेकिन 4 दिन इंतजार करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। वह अब और चुप नहीं बैठ सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्थिति पूरी तरह से एक अलग ही मोड़ ले रही हो? तो वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा और उसे हमारी फिल्मिंग की जगह आसानी से मिल गई। आखिरकार उस इलाके में हमारी ही एकमात्र फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। यह पता चलने पर कि हम उस दिन पश्चिमी उपनगरों में एक सुनसान फैक्ट्री में शूटिंग कर रहे थे, वह चुपके से वहां पहुंच गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि फैक्ट्री में असल में बड़े लोगों की एक महफिल जमी हुई है। बड़े इतराते हुए उसने छिपने के लिए एक कोना ढूंढ लिया, इस इरादे से कि वह कुछ और ऐसी तस्वीरें खींच ले जिनसे यह मामला पूरी तरह से सबके सामने आ जाए। उसे पूरा यकीन था कि हमारे पास दबाव के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अभी वह अपनी छिपने की जगह पर ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसे फैक्ट्री के अंदर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। झांग झिंगचैंग खुशी से झूम उठा। ऐसा लगा मानो उसकी मुराद पल भर में पूरी हो गई हो। उसने सुनने के लिए अपना कान दीवार से सटा दिया, लेकिन जो कुछ उसने सुना उसे सुनकर डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंदर वे लोग अपने इलाके और बिग ब्रदर से जुड़े मामलों पर बहस कर रहे थे, और वह बहस पल भर में ही एक हिंसक लड़ाई में बदल गई थी। उसने बड़ी सावधानी से झांक कर देखने की हिम्मत की, तभी खून जैसा दिखने वाला कुछ तरल पदार्थ सीधे उसकी तरफ उछला, जिसे देखकर वह घबरा कर छिपने के लिए इधर उधर भागने लगा। फैक्ट्री में पूरी तरह से आरा तफरी मच गई थी और अंदर जोरदार मारपीट चल रही थी। हे भगवान, उसने सोचा, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। फिल्म प्रोडक्शन में भला इस तरह की लड़ाई कहाँ होती है? ये तो साफ साफ गैंगवार है। जब वह डर के मारे दुबका बैठा था तो फैक्ट्री में दर्द भरी चीखें और खून के छलकने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। मन ही मन उसने झांग वेनकाई को 10,000 बार कोसा। आखिर हम किन बेरहम राक्षसों के चक्कर में फंस गए हैं? वहां और देर तक रुकने की हिम्मत न करते हुए वह जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से वहां से भाग निकला। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। काफी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उसे आखिरकार पुलिस को फोन करने की याद आई। अपना मोबाइल फोन निकालते हुए उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और इमरजेंसी सर्विस को फोन मिलाया। जब फोन मिल गया तो वह घबरा कर चिल्लाया, हेलो, मुझे एक जुर्म की रिपोर्ट करनी है। पश्चिमी उपनगरों में उस सुनसान फैक्ट्री में गैंगवार चल रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। हर जगह खून ही खून फैला हुआ है। मैं बुरी तरह से डरा हुआ हूँ। आप लोगों को यहाँ जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लाइन के दूसरी तरफ शूदमो तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है वे कितने लोग हैं? अभी क्या हालात हैं? ऑफिसर जांग की आवाज सुनकर लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। मुझे ठीक ठीक कैसे पता होगा? अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मुझे डर था कि कोई मुझे देख न ले, इसलिए मैं थोड़ी दूर हटकर छिप गया हूँ। तुम लोगों को यहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। अपना ध्यान रखना, हम रास्ते में ही हैं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। शूदमो में तुरंत जोश भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने ही इलाके में इतना बड़ा मामला सामने आ जाएगा। फिर भी उसके मन में यह सवाल उठ ही रहा था, आखिर इस इलाके में इतना खतरनाक गैंग कब से पल रहा था? कहीं ये लोग बाहर के तो नहीं थे? इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने तुरंत थाने में मौजूद हर ऑफिसर को इकट्ठा किया और सीधे पश्चिमी इलाके में मौजूद उस सुनसान फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। वह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। वहाँ शायद ही कोई आता जाता था। किसी गैंग की आपसी लड़ाई शूट आउट के लिए यह जगह एकदम सही थी। जैसे ही शूदामो निकलने की तैयारी कर रहा था, एक युवा ऑफिसर बोल पड़ा, अंकल मो, कहीं ये पिछली बार की तरह कोई झूठी खबर तो नहीं है? पिछली बार याद है हमें लगा था कि गैंगवार हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वे तो बस एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूदामो ने उसे घूर कर देखा। चलो निकलो, उसने झिड़कते हुए कहा। इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? लगातार 2 बार गलतफहमी। अगर हमारी किस्मत सच में इतनी अच्छी होती तो हम लॉटरी के टिकट ही खरीद लेते। यह कहकर वह अपनी पेट्रोल कार में बैठ गया। सायरन बजाते हुए दर्जनों पुलिस की गाड़ियां एक बड़े काफिले के रूप में आगे बढ़ीं। सड़कों पर यह सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नजारा था, जिसे देखकर राहगीर रुककर घूरने लगे और सोचने लगे कि आखिर कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बीच उस सुनसान फैक्ट्री के अंदर हम बाहर चल रही हलचल से पूरी तरह बेखबर थे। हम फिल्म के ग्रैंड फिनाले, अंतिम दृश्य की शूटिंग में व्यस्त थे। वह दृश्य जिसमें हम क्रो को हराते हैं। हमने शुरू में फ्लेम थ्रोअर, आग फेंकने वाली मशीन इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। इसलिए हमने उसकी जगह एक ज्यादा जबरदस्त और जोशीली गैंग फाइट, गिरोहों की लड़ाई करने का फैसला किया, और इसके लिए हमने कई ऐसे एक्स्ट्रा अतिरिक्त कलाकार भी बुलाए जो सड़कों की लड़ाई में माहिर थे। यह दृश्य फिल्म का सबसे अहम हिस्सा, क्लाइमैक्स था, और इसमें शामिल हर एक व्यक्ति लड़ाई झगड़े कॉम्बैट में माहिर था। अचानक मेरे मन में एक जबरदस्त विचार आया, स्क्रिप्ट को पूरी तरह से हटा दिया जाए और हर किसी को अपनी
समझ के हिसाब से बिना किसी रोक टोके अभिनय करने दिया जाए। मैं बस हर किसी को उसके किरदार और कहानी के मुख्य बिंदुओं के बारे में बता देता और फिर उन्हें अपनी मर्जी से आगे बढ़ने देता। जब कैमरे चलने शुरू हुए तो उसका नतीजा हैरान करने वाला और शानदार था। ये असली मार्शल आर्ट्स का एक सच्चा नजारा था। घूंसे इतनी जोर से पड़ रहे थे कि हड्डियां हिल जाएं और हर कलाकार लड़ाई में अपनी पूरी भावनाएं उड़ेल रहा था। कुछ लोग तो अपने किरदारों में इतने गहरे डूब गए थे कि अगर मैंने ठीक समय पर कट चिल्लाकर उन्हें न रोका होता तो शायद वे सचमुच की जबरदस्त लड़ाई में उतर आए होते। हर किसी को इतना थका हारा और बिखरा हुआ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने तय किया कि उन्हें रोज वाला बॉक्स्ड लंच न देकर बाहर से कुछ बढ़िया खाना चेकआउट मंगवाकर खिलाया जाए। लेकिन वह खाना कभी आया ही नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे कानों में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। मैं खिड़की की तरफ गया और उस धुंधले मैले शीशे से झांकते हुए मुझे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। क्या वह ऑफिसर डेजर्ट नहीं थे? उनके साथ आए बाकी ऑफिसर भी जाने पहचाने चेहरे थे, वही लोग जिनसे हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी। फिर मैंने देखा कि फैक्ट्री के एक तरफ से एक अजनबी तेजी से बाहर निकला और अपने चेहरे पर घबराहट के साफ भाव लिए पुलिस की तरफ देखकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। मुझे यह समझने के लिए 2 बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि पुलिस को किसने बुलाया था। आखिर में वह आदमी बड़े ही रौबदार और खुद को बड़ा समझने वाले अंदाज में पुलिस की टुकड़ी को फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। वह ऐसे इतरा कर चल रहा था जैसे कोई लोमड़ी शेर की ताकत उधार लेकर चल रही हो। यह नजारा इतना बेतुका था कि लगभग मजेदार लग रहा था। पेई वेनहाउ ने उस आदमी को गौर से देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, यह आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि यह कोई लोकल इंटरनेट सेलिब्रिटी है। मैं हैरान रह गया। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी? लोकल वाला? तुम उसे जानते हो? पेई वेनहाउ ने जवाब दिया, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे आस-पास कुछ बार देखा है। ऑनलाइन उसकी थोड़ी बहुत पहचान है। मुझे लगता है उसका नाम झांग जिंगचेंग है। मैंने उससे और पूछा, उसका स्क्रीन नेम क्या है? तुम्हें याद है? पेई वेनहाउ बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत इस बात को हमारी कंपनी के खिलाफ हाल ही में चले ऑनलाइन बदनामी के अभियान से जोड़ लिया और उसकी नजरें ठंडी पड़ गईं। यार, क्या तुम यह कह रहे हो कि यह कमीना ही है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? मैंने सिर हिला दिया। यह सुनकर लियू गैंग और बाकी लोग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। हम तो इस कमीने को जानते भी नहीं, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? झांग जिंगचेंग, झांग वेनाकाई, हो सकता है ये दोनों असल में रिश्तेदार हों। हमने उनकी कमाई का जरिया बंद कर दिया, इसलिए अब वे जानबूझकर हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वे सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकते, इसलिए वे घटिया चालें चल रहे हैं। अफसोस की बात है कि उनके तरीके इतने घटिया हैं। मैं मुस्कुराया। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि अपनी बदनामी कैसे दूर करनी है। बस आराम से बैठो और तमाशा देखो। हालांकि इस कमीने को और ज्यादा मुसीबत खड़ी करने से रोकने के लिए चलो आज रात इसे एक कप चाय के लिए बुलाते हैं। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने अपने भाइयों के साथ एक इशारा किया और हर कोई तुरंत वह इशारा समझ गया। झांग जिंगचेंग पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री के दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देने लगा और चिल्लाया, दरवाजा खोलो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। बाकी पुलिस वाले तो हके बके रह गए। अंदर की स्थिति का जायजा लिए बिना ही इस तरह चिल्लाना अंदर मौजूद लोगों को भड़काने का पक्का तरीका था। शू डामो ने झांग को घूर कर देखा। चुप हो जा। ठीक उसी समय शू डामो ने दरवाजे के पास खड़ी 2 वुलिंग होंगवांग वैन देखी। वे उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी और उसके मन में एक अनहोनी का डर बैठ गया। दरवाजा खुला और मैंने हैरान होने का नाटक किया। अरे ऑफिसर शू, आप यहाँ कैसे? कोई खास काम था क्या? हमें देखकर शू ऑफिसर मन ही मन बुदबुदाए, लो फिर आ गए ये फिल्म वाले, पीछा ही नहीं छोड़ते। मैंने हमेशा की तरह जान पहचान दिखाते हुए पुलिस वालों को सिगरेट ऑफर की, जैसे हम सालों पुराने दोस्त हों। ये देखकर झांग पुलिस वाला पूरी तरह सन्न रह गया। ये क्या चक्कर है? यहाँ तो गैंगवार होने वाली थी ना? और वो चीखें कहाँ गईं? ये लोग पुलिस के इतने करीबी कैसे हैं? मैं तो खुद ही मुसीबत में फंस गया। उसने मन ही मन समझ लिया कि मामला गड़बड़ है। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, शू ऑफिसर ने उसे डांट कर रोक दिया। वहीं रुक जाओ, अगली बार बिना पूरी जांच किए पुलिस को मत बुलाना, समझे? इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका इशारा साफ था। इस बार किसी की झूठी शिकायत की वजह से यह गलतफहमी हुई थी। बार बार ऐसी गलतफहमी होने की वजह से पुलिस वाले भी थोड़ा शर्मिंदा थे। ऊपर से हमने जरा भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनका अच्छे से स्वागत किया। अब कोई कितना भी ढीठ हो, उसे अजीब तो लगेगा ही। वो लोग जाने ही वाले थे कि मैंने उन्हें टोक दिया। ऑफिसर शू, जरा रुकिए, मुझे आपसे एक डील की बात करनी है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? डील? शू ऑफिसर काफी हैरान हुए। 12 साल की नौकरी में पहली बार कोई फिल्म बनाने वाला पुलिस से डील की बात कर रहा था। उनका इंटरेस्ट जाग गया। अच्छा बताओ, लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं सिर्फ सुन सकता हूं। काम होगा या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे सर, आप सुनने को तैयार हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डील न भी हुई तो दोस्ती तो रहेगी ही। मैंने सीधे उनका नाम लेकर दूरी कम करने की कोशिश की। दरअसल मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मुफ्त में एक एंटी क्राइम अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके मैंने हीरो आप बने। आपका क्या ख्याल है? एंटी गैंग प्रोमो? शू दामो की आंखें चमक उठी। उसने इस आइडिया के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? कुछ समय पहले ऊपर से कई टास्क मिले थे जिनमें बड़े पैमाने पर एंटी गैंग कैंपेन चलाना भी शामिल था। कड़े एक्शन के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व एक्टिव थे जो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। इसलिए प्रमोशन बढ़ाना जरूरी था ताकि लोग इन गैंग्स के खतरों को समझें और जान सकें कि मुसीबत में सही कदम कैसे उठाना है। यह कहना तो आसान था, लेकिन इसे असरदार बनाना बेहद मुश्किल। कोई नया और अच्छा तरीका ढूंढना एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। लेकिन अगर एक एंटी गैंग प्रमोशनल फिल्म बन जाए
जाए तो उसे फैलाना आसान होगा और उसका असर भी कमाल का होगा। अगर यह काम अच्छे से हो गया तो शायद यह एक मिसाल बन जाए, दूसरे पुलिस विभागों के साथ शेयर किया जाए और यहाँ तक कि ऑनर मेडल भी मिल जाए। ये सोचते ही शू दामो ने एक्साइटमेंट में मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे लिए मुफ्त में फिल्म बनाओगे? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, पूरा फ्री, बस एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी शर्त सुनते ही शू दामो का दिल बैठ गया। जैसा कि कहते हैं, जो मुफ्त होता है वही सबसे महंगा पड़ता है। अगर मेरी शर्त बहुत अजीब हुई तो यह मौका कितना भी अच्छा हो वो मना कर देगा। उसने गंभीर होकर पूछा, बताओ क्या बात है? मैं इस प्रोमो के आखिर में हमारी कंपनी की फिल्म का एक छोटा सा टीजर जोड़ना चाहता हूँ। हमारी फिल्म भी इसी एंटी गैंग थीम से मैच करती है। क्या यह ठीक रहेगा? शू दामो ने चैन की सांस ली। लगा था कोई बहुत अजीब शर्त होगी, पर बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह बात ऊपर रिपोर्ट करनी होगी। मेरे जवाब का इंतजार करो। अगर यह सच में बन पाई तो यह आप लोगों की मेहनत होगी। मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई। अंकल शू, आप तो हमें पराया समझ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रोमो बनाना हमारे लिए सम्मान की बात है। शू दामो मुझे जितना देख रहा था उतना ही पसंद कर रहा था। यह नौजवान बात करना जानता था। इसकी हर बात सीधे दिल को छूती थी। फिर उसने अपने थाने के उन सुस्त पुलिस वालों को देखा। इंसानों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? दोनों मजे से बातें कर रहे थे। झांग झिंगचेंग ने मौके का फायदा उठाकर खिसकना चाहा, पर मैंने उसे टोक दिया। तुम रुको। झांग वेनचाई, तुम्हारा क्या लगता है, पिछले दिनों वीडियो डालकर हम पर झूठा इल्जाम लगाने वाला भी क्या तुम्हारा बाप था? तुमने हमारी कंपनी की इमेज खराब की और भारी नुकसान पहुंचाया। बताओ अब इस बात को कैसे सुलझाओगे? शू दामो ने यह सुनते ही तुरंत गुस्से से झांग झिंगचेंग की तरफ देखा। झूठी रिपोर्ट वाली बात तो अभी सुलझी भी नहीं थी, ऊपर से झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत भी की। अगर यह सिर्फ बदनामी की बात होती तो शायद अनदेखा किया जा सकता था, पर अगर पैसों का नुकसान हुआ है तो मामला अलग हो जाता है। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ थाने चलो और बयान दर्ज कराओ। झांग झिंगचेंग तुरंत घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत पकड़ो, प्लीज रहम करो। ये सब मेरे कजिन झांग वेनचाई का आइडिया था। मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, मुझे छोड़ दो। खुद को बचाने के लिए उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अपने भाई को फंसा दिया। मुझे अभी उससे काम था, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उल्टा मैंने ही शू दामो से उसके लिए सिफारिश की। ऑफिसर शू, रहने दीजिए, मैं अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसे जाने दीजिए। पुलिस वालों ने देखा कि जब पीड़ित ही शिकायत नहीं करना चाहता तो उन्होंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और जाने दिया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फिल्म की शूटिंग के लिए वैसे भी लोगों की कमी है। झांग वेनचाई और झांग झिंगचेंग की यह टोली मुफ्त के मजदूर बनने के लिए बिल्कुल सही है। वैसे भी ये लोग शक्ल से अच्छे नहीं लगते। एंटी गैंग प्रोमो के लिए इनसे बेहतर कौन होगा? शू दामो के पुलिस वालों को लेकर जाने के बाद पेई वेनहाओ और बाकी भाइयों ने अंगूठा दिखाकर तारीफ की। लांग भाई, ये चाल बेहद कमाल की थी। सरकारी मंजूरी मिलने से बढ़कर और क्या भरोसा हो सकता है? इस हाइप ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहने को तो यह एंटी गैंग प्रोमो है, पर असल में फिल्म के आखिर में बस कुछ गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातें जोड़नी होंगी। ओरिजिनल फिल्म में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री का आम नियम है। रही बात थिएटर की, तो वहाँ लिख देंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता की देख रेख में देखें, बस काम हो जाएगा। एक्शन फिल्में वैसे भी छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शूटिंग खत्म होने के बाद उसी रात लियू गांग अपने आदमियों को लेकर झांग वेनचाई के पास पहुंच गया। वह बंदा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि हम उसे फिल्म में एक्टिंग कराने आए हैं तो वह पूरी तरह चकरा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा तरीका नहीं देखा था। मानना पड़ेगा कि शू दामो का काम वाकई बहुत तेज था। 3 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे फोन कर दिया, बात बन गई है, ऊपर वालों ने तुम्हारे इस कदम की बहुत तारीफ की है और इसे काफी पॉजिटिव बताया है। अगर यह अच्छी बनी तो वो इसे बड़े लेवल पर प्रमोट करेंगे। बेहतर होगा कि शूटिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, परसों से ही शूटिंग शुरू हो सकती है। एक्टर्स की बात रही तो अंकल शू, आप अपने थाने से चुन सकते हैं, अगर कम पड़े तो लोग मैं यहाँ से दे दूंगा। शू दामो ने नहीं सोचा था कि मेरा काम इतना तेज होगा। वो तुरंत थाने से कुछ लोगों को शूटिंग में मदद के लिए भेजने को राजी हो गया। देखते ही देखते हमने शूटिंग से जुड़ी सारी चीजें तय कर ली। वैसे भी यंग एंड डेंजरस की शूटिंग में देरी नहीं की जा सकती थी और एंटी गैंग प्रोमो को भी ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता था, वरना प्रमोशन का असर कम हो जाता। देखते देखते आधा महीना बीत गया और फिल्म के साथ साथ प्रोमो की शूटिंग भी पूरी हो गई। फिल्म की क्वालिटी तो हमेशा की तरह लाजवाब थी ही, लेकिन शू दामो का एंटी गैंग प्रोमो भी बेहद शानदार बना था। असली पुलिस वाले और झांग वेनचाई जैसे अपनी असली औकात दिखाने वाले गुंडों की वजह से हर सीन एकदम सजीव लग रहा था। खासकर झांग वेनचाई के पकड़े जाने वाला सीन, वो इस कदर फूट फूट कर रोया कि मुझे शक होने लगा कहीं उसे अपने पुराने कांड तो याद नहीं आ गए। रही बात झांग झिंगचेंग की, जिसने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसने भी शर्त के मुताबिक सबके सामने सच कबूल कर लिया, लेकिन उसका असर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग बस नफरत फैलाने के लिए ही बैठे होते हैं। अफवाह फैलाना आसान है, लेकिन सच साबित करने में चप्पलें घिस जाती हैं। हालांकि मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। पुलिस के साथ मिलकर किए गए इस प्रमोशन और फिल्म रिलीज के बाद सरकारी मुहर लगने के बाद भला कौन हमारी कंपनी की नीयत पर शक करता। शूटिंग पूरी होने के बाद जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो है खुलकर एंजॉय करना। भाई लोग कोई प्रोफेशनल एक्टर तो थे नहीं। शूटिंग के दौरान उन पर काफी मानसिक दबाव था। अब जाकर काम पूरा हुआ था तो एक जबरदस्त पार्टी और जाम होना तो बनता ही था, ताकि सारा तनाव दूर हो सके। एक दिन पहले ही मैंने शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट एंजल स्टेट बुक कर लिया था। सुना था कि कई कंपनियां विदेशी मेहमानों की दावत के लिए इसी जगह को चुनती है। मेन्यू पर कीमतें देखकर जेब डीली होना तय था, लेकिन भाइयों की इन दिनों की मेहनत को देखते हुए मैंने दिल कड़ा करके सबसे बड़ा हॉल बुक कर लिया।